वाली वीडियो में मैंने आपको 10 प्रश्न सॉल्व करवा दिए थे क्वेश्चन, लेकिन इसके आगे वाली वीडियो में मैं आगे भी करवाऊंगी। लेकिन इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, तो पढ़िए इसको। इसमें दे रखा है कि 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3, यानी कि इसकी जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 3 के बराबर है। और आपसे पूछा क्या है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 का मान क्या होगा, यानी कि आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़िए। उसके बाद अगर हम इसमें शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने से पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। इसका हमें दे के रखा है 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो आएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं पता करना चाहूँ तो 3/2। ठीक है, ये हमने निकाली। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, x³ प्लस 1/x³ मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 2। ठीक है, तो हमें क्यूब दिख रहा है सामने। अब हमें ये आइडिया हो गया कि हमने जो वैल्यू निकाली है x प्लस 1/x की, उसका हमें क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 1/x की पावर 3। तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका सूत्र होता है, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद a³ की जगह आप x लिखोगे। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें तो a की जगह x है और b की जगह 1/x है। ठीक है, तो ये आपने कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे रखिए x प्लस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x और a प्लस बी की जगह x प्लस 1/x। ठीक है, ये नोट कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसकी आपको वैल्यू पता है इसकी, तो ये आपने यहाँ से देख ली 3/2 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3/2 का होल क्यूब। ठीक है, 3/2 का होल क्यूब x³ प्लस 1/x³, ये आपको फाइंड करना है। और प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको पता है, वो लिखिए यहाँ 3/2। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू इसमें डाल दीजिए 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 27 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, ये मैंने इसका क्यूब किया है। ठीक है, फिर इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे x³ प्लस 1/x³। ठीक है, प्लस 9/2 मल्टीप्लाई करके देख लिया हमने। उसके बाद 27 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 9/2 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा, 27 फिर माइनस 2 4 8 तो 9 4 36 बराबर x³ प्लस 1/x³। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 9/8 आएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए यहाँ लिख रही हूँ मैं आगे का पोर्शन। ठीक है, माइनस का 9/8 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। फिर आएगा x³ प्लस 1/x³। हमसे पूछा क्या था, x³ प्लस 1/x³ प्लस का 2, आगे भी लगा हुआ है प्लस का 2। हमने केवल इसकी वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो हमें प्लस का 2 भी लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ भी ऐड कर देते हैं 2 और यहाँ भी ऐड कर देते हैं 2। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे, ये तो हमारा माइनस 9/8 चल ही रहा है, तो जब हम ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा एलसीएम। 8 आने के बाद 8 टू द 16 माइनस का 9। ठीक है, इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस का 2। अब हमें वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करना है, 7/8 आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो, और बराबर x³ प्लस 1/x³ प्लस का 2। ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि 7/8 x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 की वैल्यू है। ठीक है, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये इतना लंबा नहीं था, लेकिन अगर आपके माइंड में सूत्र याद हैं और कुछ कैलकुलेशन आप माइंड में ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, लिखकर ना कीजिए। ठीक है, तो ये आपका सही था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। तो इसको पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देती हूँ यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये मैं हटा रही हूँ। पढ़िए, प्रश्न पढ़िए। ये दे रखा है
यदि एक द्विघातीय समीकरण है, ठीक है, द्विघातीय समीकरण में जो आपका दे रखा है 2x² प्लस px प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है और आपसे पूछा है इसका दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलिए दूसरी स्लाइड पर ही हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे मिटाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब हम दूसरी स्लाइड पर सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रश्न आप लोगों के लिए। तो 2x² प्लस px प्लस 4 बराबर 0, एक मूल दे रखा है 2, पूछा है आपसे दूसरा मूल क्या होगा। तो हमें पता है हमारी जो द्विघातीय समीकरण होता है वो होता है ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम कंपैरिजन करते हैं तब हमें a का मान पता चलता है वो आएगा 2 और b का मान आएगा p और c का मान आएगा 4। इससे मैंने इसका कंपैरिजन किया है, ठीक है। ये हमें वैल्यू पता चल गई। अब वैल्यू पता करने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमसे बीटा पूछा है ना, तो हमें पता है कि जब हम दो मूल हमें दे रखे हो तो मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है p और a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अल्फा, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी डाल दीजिए, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 2, ठीक है। और हमें बीटा हमें पता ही नहीं है, मल्टीप्लाई में बीटा ऐसे लिख दिया हमने। फिर माइनस p डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। p नहीं था ये, b की वैल्यू, अच्छा एक मिनट, हाँ ये तो मूलों का योगफल होता है, c/a आएगा, ठीक है। यहाँ आप c/a की वैल्यू डालिए, यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। मैंने मूलों का योगफल का सूत्र लिख दिया था गलती से, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ मूलों का गुणनफल की बात कर रहे हैं, तो गुणनफल का सूत्र होता है c/a, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। इसको मैं बंद कर देती हूँ एक बॉक्स में। तो अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की हमें निकालनी है, सी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू है 2। तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू 1। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीटा बराबर 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप पढ़ लीजिए। तो ये करंट अफेयर है 2018 का। तो 2018 में जो पूछा गया है वो 2025 में तो नहीं पूछा जाएगा, आप करंट का जो भी है इससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। फिर ये भी 2018 का ही है, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में है कि वो बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो आप लोग अगर इसको देखेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको गेम्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई गेम्स हुए हैं तो 2025 में ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या था, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक थी 2018 में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी 2025 में करंट में कितनी है वो हमें पता होना चाहिए, तो वो है 151 रैंक, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। चलिए बताइए किसे कहा जाता था म्लेच्छ। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है, उल्लेखित है कि जो व्यक्ति मांस खाता था या आत्मविरोधाभासी बयान में शामिल होता था या फिर धर्म और पवित्रता की शुद्धता से रहित होता था, उनको हम क्या कहते थे, म्लेच्छ। ये किसमें उल्लेखित है, तो ये है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। इसमें यह भी लिखा गया है कि अतः या तो संस्कृत का उपयोग करने में असमर्थता हो या फिर संस्कृत को सही तरीके से उपयोग करने में असमर्थता हो। देखिए एक होता है उपयोग करना और एक होता है सही तरीके से उपयोग करना, ठीक है। तो अगर दोनों में ही असमर्थता है तो उस व्यक्ति के लिए म्लेच्छ शब्द का उपयोग किया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है 17, एक तरफ राजा है दूसरी तरफ उनकी पत्नी का नाम है, तो आपको मैच करना है किस राजा की कौन सी पत्नी थी, ठीक है। उनके नाम से मैच कीजिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी, ठीक है, और ये 3 से मैच हो जाएगा। फिर आएगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी, तो ये 1 से मैच होगा। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा, तो कुबेर नागा है
सेकंड में, तो कुबेर नागा से मैच कर दिया। उसके बाद था कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था अनंत देवी, ये तो सामने ही है, तो 4 से मैच कर दिया। तो देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी। उसके बाद समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा, और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था अनंत देवी, ठीक है। तो ये आपको चारों जो राजा हैं और उनकी पत्नी के नाम हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये रिपीट होता है प्रश्न तो आपको पता होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, पढ़िए इसको। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में आपको कथन बताना है। स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको 2, और इसमें से आपके कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कौन से रॉन्ग हैं वो आपको बताना है। तो बताइए, स्टेटमेंट 1 दे रखा है कि यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य या तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो दोनों में से कौन सा सही है, या फिर दोनों सही है, ये आपको इसमें से बताना है कि केवल एक सही है, या फिर केवल 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है, ठीक है। बताइए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य की 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें राज व्यवस्था, लिख लीजिए, इसमें राज्य व्यवस्था, ठीक है, कृषि कृषि न्याय न्याय एवं राजनीति, इन चारों के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो एक संस्कृत का ग्रंथ है, कौटिल्य द्वारा रचित है, ठीक है। और इसमें किसकी बात की गई है? राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं के बारे में विचार किया गया है, ठीक है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, ठीक है, इतना याद है। फिर क्या किया कि उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचनाकार नहीं थे, ठीक है। और इस मत के समर्थन में जो आपको लॉजिक दिया जाता है, जो लॉजिक दिया गया है, वो लॉजिक ये दिया गया है कि अर्थशास्त्र में जो ये जो बुक है उसमें जो संस्कृत का ये ग्रंथ है अर्थशास्त्र, ठीक है, उसमें ये माना जाता है कि ये किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा रचित नहीं किया गया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक देते हैं? इसके पीछे ये लॉजिक दिया जाता है, यह तर्क दिया जाता है कि अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य या पाटलिपुत्र का कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो अर्थशास्त्र एक संस्कृत का जो ग्रंथ है उसमें राजशासन यानी कि मैंने लिखा है राज्य व्यवस्था के बारे में भी बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ये अभी भी मैंने बताया, ये लॉजिक दिया जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि कौटिल्य ने इसकी ग्रंथ की रचना नहीं की है, ठीक है, तो ऐसा मानते हैं और उसके पीछे ये लॉजिक देते हैं। तो दोनों ही सही है अपनी जगह पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? तो आंसर है इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता ने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया था। किस में बताया था? एक इनकी पुस्तक थी रेहला, ठीक है, रेहला नाम एक पुस्तक थी, ठीक है। रेहला में इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा अरबी भाषा में। उसमें इन्होंने बताया कि यह विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए जब दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचे थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जब ये पहुंचे ना, तो इनकी जो प्रतिभा
और इनकी जब प्रतिभा से वो प्रभावित हो गए, इनकी विद्वता से जब वह प्रभावित हुए, तो उन्होंने इनको वहां का न्यायाधीश या काजी नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता ने वहीं अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है कि जब वह दोपहर के समय यानी कि दिन में जब वह राजधानी दिल्ली में पहुंचे थे, ठीक है, तो इस महान नगर के भवन, उन्होंने बताया है कि इस महान नगर के भवन बड़ी सुंदर तथा दृढ़ बनी हुई हैं। नगर का सुदृढ़ प्राचीर भी और संसार में अद्वितीय समझा जाता है। उन्होंने दिल्ली की इतनी तारीफ की और ये बताया कि पूर्वी देशों में इस्लाम या अन्य मतावलंबी किसी का भी ऐश्वर्यशाली नगर नहीं है। यह नगर कैसा है? खूब विस्तृत है और पूरी तौर पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला में बताई थी, जिन्होंने रिहला में इन्होंने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, तो ये जब इनके दरबार में गए थे ना, तभी इन्होंने लिखा था ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया, तो वो थे इब्न बतूता। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको माना जाता है? वो आंसर है आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, यानी कि 1880 में जब लॉर्ड रिपन भारत आए थे, ठीक है, तो वो लिटन के विपरीत उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, वो कैसे थे? जनतांत्रिक। ठीक है, और उन्होंने 1882 में क्या किया था? स्थानीय स्वशासन एक्ट लेकर आए और हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1881, यानी कि ये तो इन्होंने 1882 में किया, इससे पहले 1881 की बात करें तो इन्होंने दशकीय जनगणना, मैं इनके कुछ कार्य लिख देती हूँ कि इन्होंने 1881 में क्या किया? दशकीय जनगणना। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप नोट कर लीजिए दशकीय जनगणना के बाद इनका पहला फैक्ट्री एक्ट, ये भी इन्होंने पारित किया, पहला फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, एक्ट। ठीक है, उसके बाद आप लिख लीजिए बाल श्रम का निषेध। ठीक है, निषेध। और इसके बाद आप लिख लीजिए निरीक्षकों की नियुक्ति, मैं बोल देती हूँ, निरीक्षकों की नियुक्ति। तो ये सब इन्होंने जनतांत्रिक काम किया। तो इस तरीके से लॉर्ड रिपन को रखा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक के रूप में किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने 1880 में जब भारत आए थे, तब ये सारे काम किए जो मैंने आपको बताए। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। 21 की बात करें, 21 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है? बताइए। तो जब भी हम भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है के बारे में बात करते हैं, तो इसका आंसर होगा 14 डेज। ठीक है, 14 डेज। यानी कि अनुच्छेद 61, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, कौन सा? आर्टिकल 61, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन की बात आती है तो आर्टिकल 61 याद रखना है, और कितने दिन पहले पूर्व सूचना देना आवश्यक है? 14 डेज। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो आंसर है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उस स्टेट के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, वो जो वहां का गवर्नर है, उनको गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, पद और गोपनीयता की शपथ तो कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद, अब मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, आप नोट कर लो। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो आर्टिकल 155 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है आर्टिकल 159। आर्टिकल
159, आर्टिकल 159 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा अथवा अगर वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो ये किसमें है? आर्टिकल 159 में, ठीक है। और 155 में उनकी नियुक्ति के बारे में बात की गई है, तो वो राष्ट्रपति दिलाते करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर होगा 22 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो विवेचन किया गया है वो है भाग 9, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो भाग 9 कब जोड़ा गया था? तो भाग 9 जब आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां, तो वो 1992 में हुआ था, तब ये भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है, जो पंचायती राज के विषय में है, ठीक है। और इस भाग में, संविधान के इस भाग में 243 का से 243 243 तक अनुच्छेद दे रखे, ठीक है। तो ये सारी बातें भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें जो केरल टिक हुआ है वो गलत है। आंसर है छत्तीसगढ़ में एक भी तेल शोधनशाला नहीं है। गुजरात के कोयली में भी है। गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में रिफाइनरी, ठीक है, गुजरात में है गुजरात रिफाइनरी, और जामनगर में जामनगर रिफाइनरी, और वाडीनार रिफाइनरी भी है, एसआर रिफाइनरी भी है। और अगर आप केरल की बात करें तो केरल में भी है। केरल में कौन सी है? कोच्चि, ठीक है, कोच्चि रिफाइनरीज है। और पश्चिम बंगाल में भी है, पश्चिम बंगाल की हल्दिया में हल्दिया रिफाइनरी नामक तेल शोधनशाला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई भी तेल शोधनशाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? आंसर है ऑरेंज रिवर। हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर और गिलवर्ट रिवर, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया की हैं, लेकिन ऑरेंज रिवर ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती। तो ऑरेंज रिवर कहाँ की है? ऑरेंज रिवर है आपकी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, ऑरेंज रिवर दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो वो दक्षिण अफ्रीका की है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? ठीक है, तो जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है तो वो किस स्टेट में हुई है? जो सेंसस था 2011 का, उसके अनुसार आपको बताना है। तो आंसर है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में -0.6%, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। और अगर आप केरल में देखें तो 4.9%, और सिक्किम में अगर आप देखें तो 12.9 है। ये सारे आपके पॉजिटिव में हैं। और मणिपुर में है 24.5, मणिपुर में ज्यादा है। लेकिन नेगेटिव किस में है? नागालैंड, सॉरी, नागालैंड में है। तो नागालैंड में आपका पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो माइनस का साइन लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो आंसर है बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण। सर थॉमस माल्थस ने एक 1798 में, ठीक है, 1798 में अपना एक लेख लिखा था जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जब इन्होंने एक लेख लिखा था, लेख लिखने में जो उन्होंने अपना जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत प्रकाशित किया था इस लेख के अंदर, ठीक है। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के संबंध में व्याख्या देता है। तो इस सिद्धांत में क्या कहा गया कि यदि स्वयं पर नियंत्रणों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो प्राकृतिक प्रकोपों जैसे कि दुर्भिक्ष, संक्रामक रोग एवं युद्ध आदि के द्वारा व्यापक अकाल मृत्यु होगी, और जिसका परिणाम ये देखा जाएगा कि जनसंख्या खाद्य पदार्थों के अनुपात में स्वयं संतुलित हो जाएगी। तो ये माल्थस ने अपना जो ऐसे लिखा था, उस ऐसे में इन्होंने अपना जो जनसंख्या
जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत को प्रकाशित किया था, 1798 की बात है। तो उसमें इन्होंने बताया था बर्थ कंट्रोल के द्वारा। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है, तो वो है बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है, तो आंसर है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आंसर है यूपी में है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला कितनी है, तो वो है 2.2। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये आपसे पूछा गया है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 जो हुआ, 2015-16 की रिपोर्ट है, उसमें से ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये डेटा तो 2015-16 का है। अभी तो करंट में 2025 का आपको याद रखना है। तो 2025 से 1-2 साल पहले भी अगर कोई ये सर्वे हुआ है, अगर इसकी रिपोर्ट है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें एक बार देख लीजिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है और बाकी सारी चीजें भी। तो ये इसका आंसर तो ऑप्शन ए है। अब आपको इस क्वेश्चन पेपर से ये तो पता चल गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको सेंसस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेंसस से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं 2011 का। और आपको नेशनल पार्क के बारे में भी पता होना चाहिए, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर। और उसके बाद ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक बार आप देख लीजिए। और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ये तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसको आप गो थ्रू कर लीजिए। और ये सारे जो आपको PYQ में ये सारे जो टॉपिक हैं इसको अंडरलाइन करके, नेशनल पार्क, करंट अफेयर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सेंसस हो गया, ये सारी चीजें भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा GS का पेपर